41 साल की पत्रकारिता में ऐसी घटना नहीं देखी। ये घटनाएं तो रोज होती हैं, लेकिन ऐसी कार्रवाई नहीं देखी। हवाला का पैसा जाता है, पुलिस वाले लूटते नहीं है तो कम से कम ये तो कर ही लेते हैं कि आधा आधा बांट लेते हैं, अपना हिस्सा लेके बाकी छोड़ देते हैं। जब वे चुनाव में आते हैं तब हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, और जब वोट ले लेते हैं तब वो आपकी ओर नहीं देखेंगे तो नकारात्मक छवि तो बनेगी। एक बड़ी घटना सिवनी में सामने आई जिसमें पुलिस कर्मियों पे डकैती की धारा लगाकर, मतलब ये तो मध्य प्रदेश में एक इतिहास रच दिया है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। काम करने के मामले में जो निर्णय मोहन यादव जी कर रहे हैं उसमें बहुत सारे निर्णय ऐसे हैं जो शिवराज जी कभी कर ही नहीं सकते थे। इन्होंने रिस्क लिए है, लेकिन अभी लोकप्रियता के मामले में वो शिवराज को पीछे नहीं छोड़ पाए। उनके सामने जितने निरीह बने रहोगे उतने समय आप चलोगे। यदि शिवराज जी ने अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाई होती तो अभी तक शिवराज जी मालूम है कहाँ के कहाँ होते हैं। वे अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल मोड़ के रखते हैं और चेहरे पे। पर ये भी तो देखा जा रहा है ना सर कि मोहन यादव जी खुद ही राजनीतिक रूप से पूरी तरह से स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है आज की तारीख में। ये तय हो गया कि आप बीजेपी में हैं तो कार्रवाई नहीं होगी और आप कांग्रेस में हैं तो कार्रवाई होगी। लेकिन संजय पाठक मध्य प्रदेश में एक ऐसा उदाहरण बन गए हैं कि बीजेपी में रहने के बाद भी उनके सारे नट बोल्ट कस दिए गए हैं। तो 2 साल होने को आ गए हैं, अभी तक डॉक्टर मोहन यादव ने एक भी सलाहकार की नियुक्ति नहीं की। ये उनके पास में अभी तक कोई ऐसा एडवाइजर नहीं है जो उनको ये बता सके कि आपको पीएस इसको बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। अब हमारे माननीय शिवराज जी होते तो बड़े बड़े बयान देते कि मैं मर गया, मैं ये हो गया, वो ये हो गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पे जीरो। मोहन यादव जी ने ये किया कि प्रमुख सचिव परिवहन से लेके परिवहन आयुक्त, आरटीओ, कलेक्टर, एसपी सबके तबादले किए उन्होंने। कुछ हटाए, कुछ सस्पेंड किए। नमस्कार, मैं हूं भुवन तोष्णीवाल। द पॉजिटिव पिच के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मध्य प्रदेश के उस चेहरे से हम आपको मिलाएंगे जिसने पत्रकारिता जगत में एक तहलका मचा रखा है, जिनकी खबरें आज पूरे प्रशासनिक तंत्र से लेकर राजनीतिक तंत्रों में तहलका मचा रही है। रविंद्र जैन जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि राजनेताओं की छवि हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण से देखी जाती है। हाल फिलहाल हमारे जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनकी कुछ कार्रवाइयां, उनके कुछ ऐसे कड़े फैसले मध्य प्रदेश में रहे हैं जो उनकी छवि को एक सकारात्मक दृष्टिकोण दे रहे हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, पहला प्रश्न आपका है कि राजनेताओं की छवि बड़ी नकारात्मक रहती है, तो निश्चित तौर पे जब हम अपने जनप्रतिनिधि से जो अपेक्षाएं करते हैं उसकी बजाय जब वे चुनाव में आते हैं तब हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, और जब वोट ले लेते हैं तब वो आपकी ओर नहीं देखेंगे तो नकारात्मक छवि तो बनेगी। बिल्कुल सही। जो उम्मीदें हमें नेताओं से रहती हैं, अपने जनप्रतिनिधि से रहती हैं, यदि वो नहीं होंगी तो नकारात्मक छवि होगी। हम नकारात्मक छवि इसलिए भी है कि एक पार्षद जो साइकिल पर चलता है, स्कूटर मुश्किल से खरीद पाता है, वो पार्षद बनने के 6 महीने बाद ही वो जब बड़ी गाड़ियों में घूमता है, 10-20 चमचे आगे पीछे लेके घूमता है, तो नकारात्मक छवि होगी। तो मैंने आपकी पहली बात का जवाब दिया कि हम नकारात्मक छवि कैसे बन रही है। बिल्कुल। आपका इसी में दूसरा सवाल था कि डॉक्टर मोहन यादव जी की ने जो काम किए हैं उस पर। देखिए, क्या होता है, हर राजनेता पूर्ण नहीं होता। बिल्कुल। हर पे कुछ कमी, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, लेकिन मैं वाकई ये मानता हूँ कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने कुछ काम ऐसे किए हैं जो मध्य प्रदेश में इतिहास रच गया। जब वे मुख्यमंत्री बने थे उसके कुछ दिन बाद गुना में एक घटना हुई थी। मतलब उनकी बहुत कमियां हो सकती हैं, मैं कोई उनको कोई सर्टिफिकेट देने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल। लेकिन गुना में जब एक दुर्घटना हुई थी, बस में आग लगी थी और काफ़ी लोग हताहत हुए थे, बड़ी घटना थी। अब हमारे माननीय शिवराज जी होते तो बड़े बड़े बयान देते कि मैं मर गया, मैं ये हो गया, वो ये हो गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पे जीरो। जी। मोहन यादव जी ने ये किया कि प्रमुख सचिव परिवहन से लेके परिवहन आयुक्त, आरटीओ, कलेक्टर, एसपी सबके तबादले किए उन्होंने। कुछ हटाए, कुछ सस्पेंड किए, तो मुझे उम्मीद लगी कि ये व्यक्ति कार्रवाई करेगा। एक बड़ी घटना सिवनी में सामने आई जिसमें पुलिस कर्मियों पे डकैती की धारा लगाकर, मतलब ये तो मध्य प्रदेश में एक इतिहास रच दिया है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। देखिए, आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं छोटी छोटी चीज़ बताना चाहता हूँ। जी। हमने मोहन यादव जी के पहले का पूरा बड़ा गौर से देखा, क्योंकि मैं डेली रिपोर्टिंग करता हूँ और एक एक घटनाओं पे नज़र रखता हूँ। बिल्कुल। तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि मैं किसी को कोई सर्टिफिकेट देने वाला नहीं हूँ। एक पत्रकार की नज़र से जो दिखता है उसको मैं बोलने की वो रखता हूँ।
तो मैं ये जरूर कहूँगा कि 2023 के पहले सभी थानों में जो नेताओं का हस्तक्षेप था अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अब नेताओं का हस्तक्षेप उतना नहीं रह गया जो 2023 के पहले था। मोहन यादव जी के गृह मंत्री बनने के बाद अब उसमें कमी आई है, धीरे धीरे सुधार की ओर तो है वो। लेकिन जो अभी आपने कहा सिवनी वाली बात, मैं आपको बताऊं, मैंने अपने 42-43 साल की पत्रकारिता में ऐसी घटना नहीं देखी। ये घटनाएं तो रोज होती हैं जी, लेकिन ऐसी कार्रवाई नहीं देखी। क्या पहली बार किसी हवाला के पैसे लूटे गए हैं? रोज लूटे जा रहे हैं। हवाला का पैसा सड़क पर जाता है, पुलिस वाले लूटते नहीं है तो कम से कम ये तो कर ही लेते हैं कि आधा आधा बांट लेते हैं, अपना हिस्सा लेके बाकी छोड़ देते हैं। रोज हो रहा है, काफी दिनों से हो रहा है। लेकिन मैं वाकई मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव और डीजीपी के रूप में कैलाश मकवाना साहब दोनों, और आईजी के रूप में प्रमोद वर्मा साहब जो जबलपुर के, अब सबको बधाई दूंगा। डीआईजी राकेश कुमार सिंह, इन सबको बधाई दूंगा कि पहली बार लगा कि पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। और जिस तरह 11 पुलिस वालों को सस्पेंड किया, जिसमें डीएसपी पूजा पांडे और जो वहाँ पर थाना प्रभारी अर्पित भैरव, तमाम लोगों को जो सस्पेंड किया, उन पर डकैती की धाराएं लगाई। मैं आपको बताऊं भुवन भाई, हमने सबसे पहले अपने चैनल के जरिए कहा था कि इसमें आप लूट मत लगाइए। लूट होती है 5 लोगों से कम, यदि 5 लोगों से ज्यादा ड्रेस में वहां पहुंचे हैं तो ये डकैती है। और मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा कि नहीं, यदि डकैती की है तो डकैती में उनको जेल भी जाना चाहिए, और वो कार्रवाई हो गई। उन्हीं के विधायक संजय पाठक पे एक बहुत बड़ा कार्रवाई उन्होंने की है, करोड़ों की रिकवरी उन्होंने निकाली है। खुद ही के विधायक पर एक इस तरह की कार्रवाई, मतलब बड़ा ही हिम्मत वाला काम है जो संगठन से विरुद्ध जाके करना पड़ता है। ये आपने बड़ा मुद्दे की बात पकड़ी है, और ये मेरा विषय इसलिए भी है कि मैंने इस विषय पर लगभग 30 एपिसोड बनाए हैं। और देखिए क्या हो रहा है कि ये तय हो गया कि आप बीजेपी में हैं तो कार्रवाई नहीं होगी, और आप कांग्रेस में हैं तो कार्रवाई होगी। लेकिन संजय पाठक मध्य प्रदेश में एक ऐसा उदाहरण बन गए हैं कि बीजेपी में रहने के बाद भी उनके सारे नट बोल्ट कस दिए गए हैं, और थोड़ा बहुत नहीं कसे गए हैं, अब तो वो चीख चिल्लाहट वाली स्थिति तक पहुंच गए हैं। उनके खिलाफ अवैध जो खनन किया है उन्होंने, उस पर बाकायदा सरकार ने कहा है कि 443 करोड़ रुपए की हम रिकवरी निकाल रहे हैं। यदि पूरा के पूरा यदि वो करेंगे, उसमें जो फाइन लगा है उसका कैलकुलेशन करेंगे, अब चौंक जाएंगे, वो 1700 करोड़ रुपए निकल रहा है। तो संजय पाठक जी के जो भाई हैं, संजय पाठक के सगे चाचा के बेटे हैं, और वे नगर निगम कट्टी में मतलब अध्यक्ष हैं। वे वहाँ अपराधियों को संरक्षण दे रहे थे, उन्हें नोटिस दे दिया गया। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि बीजेपी के विधायक जो नगर पालिका में अध्यक्ष हैं, उन्हें बाकायदा पुलिस वाला जाके हाथ में नोटिस थमा दे कि आप गुंडे और फरार लोगों की मदद कर रहे हैं। संजय पाठक जी पर चारों तरफ से शिकंजा कसा हुआ है। आज उन जो अपने आप को भगवान समझ रहे थे, आज ये स्थिति हो गई है कि उन्हें यही भरोसा नहीं है कि अगला टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इन तमाम चीज़ों के लिए कोई मेरा रविंजन का चैनल या आपके हमारे प्रयासों से कुछ नहीं होता जब तक मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति नहीं होगी। डॉक्टर मोहन यादव ने इन तमाम सारी चीज़ों में जो इच्छा शक्ति दिखाई है, वो निश्चित तौर पर उसकी तारीफ करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो यह भी सुनने में आया है कि इतने बड़े ओहदे पर बैठने के बाद, इतने सक्षम होने के बाद संजय पाठक द्वारा पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है जो उनके खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? ये देखिए क्या होता है कि एक छोटी सी चींटी को भी आप मारो तो बदले लेने की कोशिश करते हैं। अब हमारी खबरों से या हमारे पत्रकार मित्रों की खबरों से पाठक जी का पूरा साम्राज्य धराशायी हो गया, तो थोड़ी वो चीख पुकार तो उनको करना है, और करना भी चाहिए उनको। पत्रकारों पे इल्ज़ाम लगाना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यदि उनके पास पत्रकारों के खिलाफ कोई सबूत है तो सामने आए। यदि मेरे खिलाफ हो, या संजय पाठक जी, आपको शायद जानकारी नहीं है, संजय पाठक जी खबरों के बाद मेरे घर आए थे। अच्छा, मेरे घर पे मिलने आए थे। आपको शादी में भी बुलाया था? मैं शादी में गया था उनके यहाँ, मैं बाकायदा उनको लिफाफा दिया, लेकिन उन्होंने लिफाफा लिया नहीं मेरा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस शादी में उन्होंने ही रिजर्वेशन कराया था आने जाने का, टिकट भी उन्होंने भेजी थी। अच्छा। मेरे रुकने का होटल भी उन्होंने कराया था, और मैंने कुछ छुपाया नहीं। लेकिन उनको ये लग रहा था कि यदि मैं टिकट करा दूंगा, होटल में रुकवा दूंगा, प्रोटोकॉल दे दूंगा, तो रविंजन खबरें छापना बंद कर देंगे। लेकिन इसमें वो बेचारे असफल हो गए। एक चीज़ और मोहन यादव सरकार में देखने को मिल रही है कि सरकारी नौकरी में रहते हुए तो कई लोकायुक्त के छापे अधिकारियों के डलते हैं, कई चीज़ें पकड़ाती हैं, लेकिन ये बहुत ही कम देखने को मिलता है कि सेवा से हटने के बाद
कई महीनों बीत जाने के बाद जब आदमी रिलैक्स मोड में आ जाता है, अधिकारी रिलैक्स मोड में आ जाते हैं कि जो अकुत संपत्ति उनने कमाई है, काली कमाई करी है, उसको भोगने का समय आता है, तो मोहन यादव की सरकार ऐसा शिकंजा कसती है। अभी हाल ही में उदाहरण है, पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी थे, कल ही एक लोकायुक्त का छापा डला है आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के यहाँ। इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए भुवन भाई, बड़ी मज़ेदार सवाल है। मैं इस पर आज एक खबर भी बनाने वाला हूँ, अभी मेरी उस पर लिस्ट में है। दरअसल थोड़ा सा आप गौर करेंगे ना तो आप समझ जाएंगे जी। डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपना जो इंटेलिजेंस का चीफ बनाया था, वो किसे बनाया था? वो थे योगेश देशमुख साहब जी। एडिशनल डीजीपी स्तर के आईपीएस अधिकारी, बेहद ईमानदार, योग्य, सक्षम और जानकारियों से भरे हुए, जिनका नाम है योगेश देशमुख। ठीक है। योगेश देशमुख जी यहाँ एडीजी इंट थे, इंट यानी कि विशेष शाखा में, और पूरी मध्य प्रदेश की पल पल की खुफिया खबरें उनके पास थी। मोहन यादव को लगे कि यार इस आदमी का उपयोग तो हमें लोकायुक्त में करना चाहिए, और उनने योगेश देशमुख को लोकायुक्त भेजा इसीलिए है कि तुमने यहाँ इंट में रह के जो जानकारियाँ ली हैं, अब उन पर शिकंजा कसो आप जाके। और मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में जिन 2 अधिकारियों पर शिकंजा कसा है, इसके बाद पूरे मध्य प्रदेश के जो रिटायर अधिकारी हैं, उनकी बीपी ऊपर नीचे हो रहा है उनका। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरी जानकारी ये है कि कम से कम 50 से ज़्यादा ऐसे अधिकारी जो भ्रष्ट हैं, उनका पूरा के पूरा लेखा जोखा योगेश देशमुख जी की डायरी में है जी। एक वो लोग, मैं कह सकता हूं कि एक नहीं 50 अधिकारी मध्य प्रदेश के अलग अलग विभागों के, वो योगेश देशमुख जी के राडार पर हैं। और यदि मध्य प्रदेश के लोकायुक्त महोदय ने योगेश देशमुख जी को यदि फ्री हैंड दे दिया, तो एक नहीं अभी 2 पकड़ाए हैं। आप हर सप्ताह 2 पकड़ने की क्षमता योगेश देशमुख जी रखते हैं। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। योगेश देशमुख जी को पहले इंट में रखना, फिर इंट से उनको लोकायुक्त भेजना, फिर लोकायुक्त में फ्री हैंड देना, और अभी ऐसा ही फ्री हैंड मिला तो मध्य प्रदेश का इतिहास और भूगोल सब बदल जाएगा। तो जिस हिसाब से रविंद्र जैन साहब का अनुभव कह रहा है कि जो सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारी हैं, ये उनके लिए भी चेतावनी है, वो भी अभी समेटना शुरू कर दिया, सतर्क हो जाए। ये दिवाली की सफाई के नाम से टंग भर के जा रहे हैं हम जी। जो अधिकारियों ने धन पैसा कमा लिया है भवन भाई, आप समझ लीजिए कि वो उनकी सांस फूली हुई है। अब वो अपने बच्चों से कह रहे हैं कि बेटा हमें तो बचा लो, हमारा बुढ़ापा खराब हो जाएगा। तो धीरे धीरे वो सब चीजों को इधर उधर तितर बितर जो कहते हैं ना हम, कि अब एहतियातक तौर पर माल इधर से उधर हो रहा है पूरा। एक चीज और है सर कि मोहन सरकार के फैसले इतने सटीक हैं, इतने दृढ़ निश्चय वाले फैसले हैं, फिर भी वल्लभ भवन के गलियारों में स्थिरता नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री की जो टीम के अधिकारी हैं वो लगातार 2-4 महीनों में बदल जाते हैं। पहले राजेश राजौरा साहब आए, फिर और कोई आया, अभी नीरज मंडलोई साहब हैं, भरत यादव थे। क्या लगता है आपको, मुख्यमंत्री अपना सेनापति क्यों स्थायी नहीं कर पा रहे हैं? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। दरअसल मुख्यमंत्री को अपनी सफलता के लिए, मध्य प्रदेश में स्थिरता के लिए, सरकार की स्थिरता के लिए अपने 3 सलाहकार जरूर रखना चाहिए जी। पहला सलाहकार मीडिया सलाहकार, जो क्या मीडिया में चल रहा है, जो जनता की मानसिकता बनाने का काम करता है। दूसरा प्रशासनिक सलाहकार, कि हमें किस तरह का कोई प्रशासनिक फेरबदल करना चाहिए, किसको रखना चाहिए, किसको ले जाना चाहिए। और तीसरा राजनीतिक सलाहकार, क्या हम अपने विधायकों से, हमारे सांसदों से, हमारे पार्टी से किस तरह से। लेकिन दुर्भाग्य से लगभग 2 साल होने को आ गए हैं, अभी तक डॉक्टर मोहन यादव ने एक भी सलाहकार की नियुक्ति नहीं की है। और आपके सवाल का जवाब इसी में छुपा है कि उनके पास में अभी तक कोई ऐसा एडवाइज़र नहीं है जो उनको ये बता सके कि आपको पीएस किसको बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात ये भी है कि वो भरत यादव को नहीं हटाना चाहते थे, वो राजेश राजौरा को नहीं हटाना चाहते थे। लेकिन मध्य प्रदेश में जो मुख्य सचिव हैं वो दिल्ली की पसंद के हैं जी। कई बार मुख्य सचिव को लगता है कि मैं दिल्ली से कह के भी लोगों को स्विच कर सकता हूं, और ये सब चीज़ें हुई हैं। मतलब हम ये मान सकते हैं कि मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री में आपसी समन्वय नहीं है, जिसका परिणाम जिले के अधिकारी भी उठाते हैं और वल्लभ भवन के अधिकारी भी उठाते हैं। देखिए, हर मुद्दे पे असहमति नहीं है और हर मुद्दे पे सहमति नहीं है जी। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। मध्य प्रदेश में एक कंपनी काम करती है जल संसाधन विभाग में जी, जिसका नाम है मेहनटाना। और मेहनटाना कंपनी ने हमारा 2,500-3,000 करोड़ रुपए एडवांस ले रखा था, 2,500-3,000 करोड़ जी।
उस मेंटाना को हम लोगों ने 9,000 करोड़ के और काम दे दिए। तो इसमें यदि चीफ सेक्रेटरी नाराज हो रहे हैं और वो राजारा जी के प्रति कह रहे हैं कि भाई आपने कैसे दे दिए, तो ये गलत नहीं कह रहे हैं, मेरा ये कहना है। लेकिन इसके बाद भी जब राजौरा साहब को ये पता चला कि भाई हमें किस दिशा में काम करना है, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, काफ़ी बड़ी रकम 1,000 करोड़ से ज़्यादा वसूल ली गई है अभी। राजारा जी उस पर काम कर रहे हैं। आप देखिए राजौरा साहब को बेशक मुख्यमंत्री सचिवालय से हटाया गया जी, लेकिन वो जो विभाग जिनके वजह से CS नाराज थे, वो विभाग आज भी उन पे है। नर्मदा घाटी भी है और जल संसाधन भी है। तो राजौरा से ये कहा गया है कि आप पहले ये करिए कि वो कंपनी में जो 2,500 करोड़ हमारा एडवांस है वो निकालिए। तो वो निकालने का काम हो रहा है। तो कई बार क्या होता है भुवन जी, बाहर से हम देखते हैं चीज़ें तो हमें कुछ और दिखता है और अंदर जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उतना ज़्यादा वो नहीं है। हाँ, CS की इच्छा रही होगी कि राजौरा साहब पहले वो वाला काम करें, बाद में मुख्यमंत्री सचिवालय उनकी सेकंड प्रायोरिटी रहे, तो इसलिए हो सकता है कि उनको वहाँ से हटा के उधर किया गया हो। मध्य प्रदेश में कफ सिरप कांड इंदौर में हुआ, एमवाय हॉस्पिटल में चूहों से बच्चों को कुतरने वाला कांड, इसने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की छवि को राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल किया है। मुख्यमंत्री का इस पे कोई कड़ा एक्शन आज तक सामने नहीं आया। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आया है, पर मुझे जानकारी कुछ है, आगे आने वाले समय में वो दिखाई देगा। मैं आपको बता दूं कि बड़ा दुर्भाग्य ये मध्य प्रदेश का कि दिल्ली में एक केंद्रीय मंत्री हैं, उनका तथाकथित PA मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को संचालित कर रहे थे। अच्छा। और ये बात मुख्यमंत्री को पता थी, क्योंकि जब बीच में मुख्यमंत्री को पता चला कि तमाम सारे ठेके में, तमाम सारे टेंडर में एक व्यक्ति की चलती है, कोई आदित्य नाम का व्यक्ति है, मैं नाम बता रहा हूँ, मैं सरनेम जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ। तो आदित्य नाम का व्यक्ति ये कहता था कि मैं तो भैया केंद्रीय मंत्री का PA हूँ जी, और वो वहाँ से फ़ोन करा के, तो मुख्यमंत्री जी इससे खुश नहीं थे। खैर, लेकिन इसी बीच में एक व्यक्ति और एंट्री करता है, उसका नाम है सोनू राणा। अब मैं उसको सरनेम सहित बता रहा हूँ। और इस स्वास्थ्य विभाग का जो कचूमर निकाला है, वो निकाला है मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव संदीप यादव ने, मैं नाम बोल रहा हूँ, और दूसरा सोनू राणा ने। इसके सारे प्रमाण हैं मुख्यमंत्री जी के पास। आने वाले समय में देखिए इस पर कितनी सख्त कार्रवाई होगी। यद्यपि इस सिरप के लिए ये दोनों जिम्मेदार नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये जो नकली सिरप या जहरीला सिरप आया है, इसके लिए जिम्मेदार यदि कोई है तो स्वास्थ्य राज्य मंत्री जो हमारे नरेंद्र शिवाजी पाटिल हैं, उनके अंडर में जो ड्रग कंट्रोलर काम कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी है। उसको गिरफ्तार करना था, लेकिन उसको सेफ पेसेस दे दिया गया है। फिलहाल ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा राजेंद्र शुक्ला पे है, पर राजेंद्र शुक्ला फ्री एंड नहीं है इस समय। नहीं, बड़ा सवाल वही होता है कि छिंदवाड़ा, बैतूल, बालाघाट, जहां पर लगभग 20 बच्चों की मौत हो गई, नहीं 25 बच्चों की मौत हो गई, कई लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उसके बावजूद मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनका कोई जिम्मेदारी भरा बयान आज तक सामने नहीं आया है। मैं आपको बता रहा हूँ, जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि वो दिल्ली में शिकायत करके आए थे कि मुझे विभाग नहीं चलाने दिया जा रहा है, विभाग तो दलाल चला रहे हैं। और ये मैंने अपने चैनल पे कार्यक्रम बनाया है कि स्वास्थ्य विभाग को दलाल चला रहे हैं, मैंने आपको नाम बता दिए हैं। और जब दलाल विभाग चलाएंगे तो मंत्री क्या करेंगे आप, वो अपनी कुर्सी बचा लें, यही बहुत है। ये इन सब चीज़ों पर मोहन यादव जी को अभी काम करना बाकी है। मैं आपको साफ बोलूँ कि डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत सख्ती बरतना चाहिए। ये जो भी यहाँ दलाल काम कर रहे हैं, किसी भी विभाग में कर रहे हैं, उन्हें कान पकड़ के बाहर जरूर करना चाहिए। पर यह भी तो देखा जा रहा है ना सर कि मोहन यादव जी खुद ही राजनीतिक रूप से पूरी तरह से स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है आज की तारीख में। देखिए शिवराज जी भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने किस तरह निकाला। भाई शिवराज जी और मोहन यादव के समय में क्या अंतर है, पर शिवराज जी ये यहाँ पर माहौल नहीं बनने देते थे कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। इनके समय में ये माहौल ज़्यादा बन रहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है हमारा। ये मुख्यमंत्री के ऊपर है कि वो कैसा। देखिए शिवराज जी कुछ भी करते थे, वो पब्लिक से कनेक्ट करते थे, बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते थे पब्लिक से अपनी बात। मोहन यादव जी को अभी उस स्थिति में आने में थोड़ा और टाइम लगेगा। मैं आपको फिर बता दूं, काम करने के मामले में जो निर्णय मोहन यादव जी कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे निर्णय ऐसे हैं जो शिवराज जी कभी कर ही नहीं सकते थे। इन्होंने रिस्क लिए है, लेकिन अभी लोकप्रियता के मामले में वो शिवराज को पीछे नहीं छोड़ पाए हैं। एक बड़ी चर्चा आम जनता के बीच में रहती है, आपने बात करी शिवराज सिंह चौहान की, मोहन यादव की, इन दोनों के बीच में एक कंपेयर जरूर होता है कि शिवराज सिंह चौहान एक बनावटी चेहरे के रूप में हमेशा लोगों के सामने आते थे, बातों को बड़ा चढ़ाकर बनावटी रूप में बोलते थे। मोहन यादव वास्तविक रूप से बोलते हैं,
और उसका कहीं ना कहीं उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, कहीं ना कहीं आलोचना का शिकार भी होना पड़ता है। ये व्यक्तिगत स्वभाव का मामला है। ये मतलब देखिए, शिवराज जी राजनीति में लंबे समय से हैं और वो हमेशा उनका एक स्वभाव है, वे गरीबों के पाले में खड़े होके खेलते हैं जी। वो जब बोलते हैं तो चेहरा ऐसा बना लेते हैं दयनीय कि इससे ज़्यादा गरीब कोई होगा नहीं। पर हमको पता है कि उनकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है, कोई छुपी थोड़ी है आपसे हमसे। तो शिवराज जी का एक स्वभाव है कि वो अपना चेहरे पर दयनीयता लाते रहते हैं, और ये करने के पीछे भी कारण है। मैं वो भी बता दूं, शिवराज जी अंदर से कमजोर है ऐसा नहीं है, बहुत मजबूत थे अंदर से, बहुत सारे बड़े निर्णय उन्होंने लिए। दरअसल दिल्ली वाले जो बैठे हैं 2 गुजराती, उनके सामने जितने निरीह बने रहोगे उतने समय आप चलोगे। यदि शिवराज जी ने अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाई होती तो अभी तक शिवराज जी मालूम है कहाँ के कहाँ होते हैं। वे अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल मोड़ के रखते हैं और चेहरे पे एक दयनीयता का भाव रखते हैं। उन्हें मालूम है कि इन दोनों गुजरातियों के सामने उन्हें कैसे रहना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। हाल ही में एक और वाकया बड़ा चर्चा में रहा, जिसमें एक उत्तम स्वामी करके संत हैं, मध्य प्रदेश से बड़ा नाता रखते हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति को प्रशासनिक लॉबी में बड़ा दखल रखते हैं, अपना प्रभाव रखते हैं। उनके किसी कार्यक्रम में मोहन यादव जी आमंत्रित थे, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए, बड़े नाराज हुए उत्तम स्वामी। लेकिन जिस हिसाब से मोहन यादव का जो जवाब रहा नहीं उपस्थित होने को लेकर, वो बड़ा चर्चा का विषय रहा, बड़ा हाजिर जवाबी, जिससे उन्होंने मामले को शांत भी कर दिया और वाहवाही भी लूट ली। देखिए, उत्तम स्वामी जी ने शरद पूर्णिमा 7 अक्टूबर को जो सलकनपुर में उनका आश्रम है, वहाँ उन्होंने एक आयोजन रखा था। उसमें मोहन यादव जी को आमंत्रित किया था। मोहन यादव जी ने स्वीकृति भी दी थी। लेकिन 2 दिन पहले ही ये तय हो गया था कि 7 साल बाद भोपाल में कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस हो रही है, और आप जानते हो पूरे प्रदेश भर के अधिकारी यहाँ हैं, तो उन्हें छोड़ के मोहन यादव जी सलकनपुर जाएं ये तो संभव नहीं है, और ये प्रदेश के हित में भी नहीं है। तो उन्होंने तपन भौमिक के जरिए ये सूचना पहले पहुंचा दी थी उत्तम स्वामी के पास। लेकिन उसके बाद भी उत्तम स्वामी जी अपने उखड़ रहे थे, और संत स्वभाव तो नहीं दिख रहा था मुझे। बहुत क्लियर मैं बोल रहा हूँ चैनल पे, उत्तम स्वामी, हम यदि आपको स्वामी बोल रहे हैं, आपको महाराज मान रहे हैं, तो आपको भी उतना ही गरिमा रखना चाहिए। नहीं, ऐसे व्यक्ति की मुझे जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, अहंकार, बेहद अहंकार में उन्होंने वो शब्द बोले। मुझे लगता है कि उत्तम स्वामी और मोहन यादव का जो एक जो लेसन था, वो उसमें मोहन यादव ने अपर हैंड ले लिया। उनने इतना प्रेम से, इतना अपनेपन से उनको समझा दिया, अरे महाराज आपने तो आशीर्वाद दिया है, हम जनता की सेवा करने निकले हैं, आपने तो सरकार में बिठाया है। तो एक बड़े ही मतलब तरीके से मोहन यादव कहते हैं ना, एक बहुत ऐसी बॉल आ रही थी जिस पर छक्का लगाना मुश्किल था, उनने उसी बॉल पे छक्का लगा लिया और अपर हैंड बना लिया अपना। मध्य प्रदेश की राजनीति के कई स्तंभ हैं, जिसमें इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय हो गए, जबलपुर से एक बड़ा नाम आता है, दमोह से प्रहलाद सिंह पटेल का नाम आता है, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम आता है। इन लोगों की नाराजगी ये चाहे जाहिर करें ना करें, लेकिन साफ दिखती है। अभी बीच में ऐसी खबर भी आई थी कि इन लोगों ने केंद्रीय नेतृत्व से मांग की थी कि हमें वापस से केंद्र में बुला लिया जाए। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, क्या आप अंदाज लगा सकते हैं, क्या आप ये संभव है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने खड़े होकर कोई कह दें कि हमें ये दे दो? बिल्कुल संभव नहीं है आज की तारीख में। देखिए, नरेंद्र सिंह जी तोमर बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं, उनको विधानसभा में बिठाया है। प्रहलाद पटेल साहब बहुत योग्य हैं, केंद्र में मंत्री रहे। आपने दमोह का, मैं नरसिंहपुर से आते हैं, वो अभी फिलहाल दमोह से सांसद रहे, लेकिन वो वहाँ से आते हैं। जबलपुर से राकेश सिंह को मैं मान, ये बात सही है कि इस समय इन सब में असंतोष है। असंतोष के कई कारण हैं, लेकिन मोहन यादव जी जो भी कदम उठा रहे हैं, एक भी कदम दिल्ली की बगैर इच्छा के नहीं उठा रहे हैं। बिल्कुल सही। और ये बात ये नेता भी जानते हैं, इसलिए किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं कर पा रहे हैं। समय समय पर अपनी बात जरूर कहते हैं। अभी 2-3 दिन पहले संडे को, या संडे नहीं, उसके संडे के बाद से आए, रविंद्र भवन में कार्यक्रम था स्वच्छता अभियान को लेकर। कार्यक्रम पूरा नगरीय प्रशासन का था। कैलाश जी उसी समय जैन मुनि के दर्शन कर रहे थे भोपाल में, लेकिन वो अपने विभाग के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। चर्चा बहुत तेज है और ये दिल्ली तक पहुंचा है मामला। तो निश्चित तौर पे कैलाश जी आज की तारीख में अपने विभाग में एक
चपरासी का ट्रांसफर नहीं कर सकते बगैर सीएम की इच्छा के। तो ये जो दर्द है इन लोगों के, जी नरेंद्र सिंह जी का दर्द है, राकेश जी का नरेंद्र सिंह जी का दर्द ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं है, जी उनका दर्द है कि वहाँ सिंधिया जी को उन्होंने कमान सौंप दी है ग्वालियर के विकास की। जी तो सबके अपने अपने दर्द हैं, लेकिन फैसले सारे मोहन यादव कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। फैसले दिल्ली से हो रहे हैं, उसका पालन मोहन यादव कर रहे हैं। इसलिए मोहन यादव जी से एक दिन मैंने पूछा था, जी अभी कुछ दिन पहले मैं रिजवान भाई के साथ बेटी की शादी का कार्ड देने गया था, जी तो मौका मिल गया, तो मैंने धीरे से पूछा कि आपने अभी तक सलाहकार क्यों नहीं बनाए। तो उन्होंने कहा था कि रविंद्र भाई ये कुर्सी की ओर इशारा किया, भाग्य से मिली है, जब तक भाग्य में तब तक रहेगी। तो इतना भाग्यवान व्यक्ति, मतलब भाग्य को मानने वाला व्यक्ति, भगवान को मानने वाला व्यक्ति, और तो अलग तरह का नेचर है उनका। मुझे मैं तो आज भी उनको सलाह दूंगा कि उनको अच्छे सलाहकार अपने आसपास तो रखना चाहिए। एक बड़ा सवाल हमेशा प्रशासनिक लॉबी में, एक बड़ी संकोच उनके बीच में रहती है, बड़ा असमंजस्य की स्थिति रहती है कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने कई खिड़कियां खोल रखी थी अपने तक पहुंचने के लिए, मोहन यादव का एक भी पावर सेंटर आज तक नहीं मिल पा रहा है। बहुत से काम अटके हैं जो लाइजनिंग के माध्यम से दलाल करवाना चाहते हैं। क्या मानते हैं आप इसमें? मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपको भोपाल में नहीं दिख रही हों ये खिड़कियां, दिल्ली में कहीं खुली हों या अहमदाबाद में कहीं खुली हों। ऐसा नहीं होता, राजनीति में खिड़कियां कभी बंद नहीं होती हैं। तो एक सार्थक चर्चा मध्य प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पे हमने वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन साहब के साथ की है, जिससे बहुत सारे पहलू सामने आए, बहुत सारा उनका अनुभव सामने आया, क्या प्रशासनिक गलियारों में चल रहा है उसकी सच्चाई सामने आई। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, अगले कार्यक्रम में फिर आप मिलते हैं आपसे। तो रविंद्र जैन साहब, आपने हमारे कार्यक्रम में शामिल होकर हमारा गौरव बढ़ाया और आपका अनुभव हमें मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आपके चैनल के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू।